बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरीन की ऑक्सो अम्ल। ग्रुप 17 का भाग 3 है और पार्ट 11 है। जैसा कि आप सामने लिखे हुए देख रहे हैं, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 कल भी इनकी चर्चा हुई थी। आप यहाँ देख रहे हैं इनमें Cl में एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 4, अर्थात इस जो मैंने पेयर बनाया है ये दो का, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कम है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या अधिक है। जहाँ ऑक्सीजन कम होता है वहाँ आप क्या लिखेंगे? अस, और जहाँ ऑक्सीजन अधिक है वहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? इक। ये क्या लिख दिया मैंने? क्लोरिक। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब हम दो के नाम में तो लिखते हैं क्लोरस, हम क्लोरस इसको कह सकते हैं। चलो मैंने इसको भी क्या कह दिया? क्लोरस। थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, नाम लिखने में आसानी रहे ताकि अपने को। यहाँ क्लोरस लिख दिया और इसके लिए क्या लिख दिया मैंने? क्लोरिक। यहाँ लिख दिया हमने क्लोरिक। लेकिन एक चीज आप देखिएगा बच्चों, क्लोरस दो को तो नहीं कहा जा सकता, क्लोरस किसी एक को कहा जा सकता है। तो जो सबसे आगे वाला है इसके आगे तो क्या जोड़ दो? हाइपो। तो हाइपो क्लोरस और ये क्लोरस, और ये क्या हो गया अपना? क्लोरिक। और इसके आगे क्या लिख दो आप? पायरो। क्या लिख दिया बच्चों आपने? पायरो। तो इसका मतलब हाइपोक्लोरस क्लोरस, क्लोरिक, पायरो क्लोरिक। हो गया आसान। कम ऑक्सीजन वाला अस, अधिक ऑक्सीजन वाला एक। क्लोरस क्लोरस, क्लोरिक क्लोरिक, आगे में हाइपो, पीछे में पायरो। देखो कितना आसान हो गया। हाइपो, हाइपो लिख दिया और हाइपो में पै मतलब जो पा वर्ड है जो बाद में आया, इसीलिए बाद में क्या आ गया? पायरो। तो हाइपो पहले, पायरो बाद में, क्योंकि इसने भाई पास ही तो छोड़ा है लेटर और यहाँ से छोड़ा और इसी को हमने क्या लिख दिया? पायरो। इस तरह से आप लर्न भी कर सकते हो। थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि कंफ्यूजन्स बहुत होते हैं कि कौन सा नाम है। तो चारों नाम एक साथ। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर। हमने एक चीज बता रखी है आपको कि बच्चों यहाँ से जो ऑक्सो अम्ल होते हैं उसके अंदर यहाँ स्ट्रक्चर देखो बहुत आसान है। इस वाले ऑक्सो अम्ल की स्ट्रक्चर सबसे आसान है बच्चों। कैसे? जैसा नाम लिखा हुआ है वैसे स्ट्रक्चर बना दो। ये देखो HOCl, ये HOCl बन गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा लिखा हुआ था HOCl, मैं जानती हूँ, मैंने आपको ऑक्सो अम्ल की परिभाषा बता रखी है, जिससे OH जुड़े उसी से C डबल बॉन्ड O जुड़े, O डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक ही है ना, इसलिए डबल बॉन्ड O हमारे पास नहीं है। अब चलते हैं HClO2 पे। HClO2 में देखो HOCl, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा है ना, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो ये लीजिए अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई, उसी से डबल बॉन्ड और उसी से OH। तो बच्चों यहाँ देख लीजिए, ये हो गया अपना HOCl और ये हो गया HClO2। क्लियर? ऑक्सीकरण अंक आपने निकाल के देखे ही होंगे, कल मैंने आपसे कहा था इनके ऑक्सीकरण अंक निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आगे देख लीजिए, मैं इसका ऑक्सीकरण अंक आपको बता भी दूं तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा? यहाँ पर आएगा इसका +1। ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 में से 1 गया तो +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 दूनी 4, H में से 1 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, तो ये +3 ऑक्सीकरण अंक किया जाएगा। अब आगे देखें HClO3, स्ट्रक्चर किसकी बनानी है बच्चों? HClO3। और फिर किसकी बनानी है? HClO4 की बनानी है। देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे हम यहाँ से स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होगा, देखें एक बार। यहाँ से हमने अभी HOCl तो बना दिया था, HOCl। अभी आप देख रहे थे डबल बॉन्ड O जुड़ा था, तो लीजिए डबल बॉन्ड O और एक और लगा दीजिए डबल बॉन्ड O। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते जाए वैसे वैसे आप डबल बॉन्ड O लगाते जाइए। अब क्या है? HClO4। अब जब HClO4 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ से? 3। HOCl तो लिखना ही है बच्चों। इसको लिखते टाइम थोड़ा सा हम इसकी स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन के साथ Cl के साथ 3 ऑक्सीजन तो ये लगा दिए, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है तो 3 तो इसमें काम आ गए। और वही HOCl, देखो HOCl और 3 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बढ़ता जाए तो 1 ऑक्सीजन, फिर नीचे 2 ऑक्सीजन, फिर 3 ऑक्सीजन। नाम मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला क्लोरस, नीचे वाला क्लोरिक। ये देखिए ऑक्सीजन कम है तो क्लोरस, नीचे क्या लगाएंगे? क्लोरिक, है ना, लगा दिया। तो आगे वाले में तो हाइपो, पावर छूटा, पीछे वाले में पायरो। तो ये तो हाइपोक्लोरस, ये क्लोरस, ये क्लोरिक और ये पर पायरो क्लोरिक। सॉरी, पायरो नहीं लगाएंगे बच्चों, मैंने आपको एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, पायरो वर्ड बोलती चली गई मैं आपको डायरेक्ट। पायरो नहीं है शब्द बच्चों, थोड़ा सा आप यहाँ पर मुझे माफ कीजिएगा, गलती मेरी वजह से हो गई।
यहाँ पे पर क्लोरिक है ये वर्ड, है ना, पायरो नहीं है बच्चों, पर है ये। तो थोड़ा सा यहाँ मेरी गलती को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, मेरी वजह से मैं पायरो पायरो बोलती चली गई यहाँ पे आपको। तो ये पर क्लोरिक है, जैसे पर आयोडिक होता है इसी तरह से ये वाला अपना है, तो ये पर क्लोरिक है अपना, ठीक है, पायरो नहीं है, पर क्लोरिक है। आगे देखें बच्चों, आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको दो रिएक्शन रिवाइज करा दूं जो हमने कल पढ़ी थी। एक तो NaOH की पढ़ी थी, ठंडे NaOH की, और एक पढ़ी थी हमने गर्म NaOH की। किससे पढ़ी थी? क्लोरीन से पढ़ी थी हमने बच्चों, करी थी ना, एक तो ठंडे की और एक गर्म की। अब यहाँ से बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl और H2O तो दोनों में बनेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर तो बनेगा अपना NaOCl, जैसे HOCl होता है, H तो हटा दिया, Na लगा दिया, और यहाँ क्या बनेगा NaClO3। मैंने बताया था ऑक्सीजन छोटा होता है, तो यहाँ से छोटे को आगे रखो, बड़े को पीछे। अब छोटों की संख्या ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन का चला गया पीछे। बाकी अदर प्रोडक्ट में NaCl प्लस H2O, NaCl, ये देखिए OH को यहाँ से हाइड कर दोगे तो NaCl प्लस H2O, NaCl दोनों में दिख रहा होगा, और अगर OH आ जाए यहाँ से तो H2O और बाहर निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक अमोनिया वाली रिएक्शन और बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपना। अमोनिया प्लस क्लोरीन, अमोनिया प्लस क्लोरीन, एक बार तो अमोनिया ज्यादा और एक बार में क्लोरीन ज्यादा, जिसके नीचे मैंने डैश लगाया इसका मतलब अमोनिया ज्यादा, यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा। जैसे ही आप यहाँ से अमोनिया ज्यादा करेंगे बच्चों, तो अमोनिया ज्यादा करते ही मतलब ये ज्यादा हो गई, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था ये ज्यादा हो जाए तो मतलब नाइट्रोजन ज्यादा है, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? NH4Cl, ठीक है। अब क्या ज्यादा है बच्चों? क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन अगर ज्यादा है तो क्लोरीन वाली चीज ज्यादा हो गई, NCl3 हो गई, और जो बच गया वो बच गया यहाँ से HCl। इस तरह से अपने प्रोडक्ट बन जाएंगे बच्चों। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इन्हीं पर फोकस किया है मैंने बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो आप देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, अर्थात इनको हिंदी में कहते हैं बच्चों अंतर हैलोजन यौगिक। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? अंतर हैलोजन यौगिक का, अंतर हैलोजन यौगिक का अर्थ है कि वे कंपाउंड जो दो प्रकार के हैलोजन से मिलकर बने हो। कितने से मिलकर बने हो बच्चों? दो हैलोजन से मिलकर बने हो, जिसमें हमने इसको हैलोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? X से, और दूसरे हैलोजन को किससे कर दिया? X डैश से। इसके अंदर है बच्चों जो अपना बड़े आकार का हैलोजन होगा वो तो कौन सा होगा? X। बड़ा हैलोजन कौन सा होगा? X। तो मैं यहाँ पे लिख दूं X मतलब बड़े आकार का हैलोजन, बड़ा आकार वाला हैलोजन, ठीक है। और X डैश का मतलब बच्चों क्या होगा? X डैश का मतलब होगा छोटा हैलोजन। और बच्चों इसके अंदर जो अपना केंद्रीय परमाणु होगा वो कौन सा होगा? बड़ा वाला केंद्रीय, छोटे छोटे चारों ओर। जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन ClF लिखा, इसके अंदर दो हैलोजन है Cl और F, इसके अंदर बड़ा कौन सा है? Cl, तो X तो ये वाला और X डैश ये वाला। अब मैंने लिखा ClF3, इसका मतलब मैंने कहा ना कि बड़ा वाला तो केंद्रीय है मतलब संख्या में एक, और छोटे छोटे उसके चारों ओर, ClF3। तो अब बच्चों आगे देखेंगे हम इसके अंदर कि कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। बच्चों एक सारणी क्या अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी इसमें। देखिए बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपना क्या है? ClF, फिर BrF, फिर IF, BrCl, ICl, अर्थात इन सब का सूत्र क्या है? X डैश, अर्थात दोनों परमाणुओं की संख्या एक एक है। केवल एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिएगा अभी बच्चों। उसके बाद है X डैश 3, अर्थात केंद्र परमाणु एक तथा छोटे आकार के हैलोजन परमाणु संख्या में 3, तो ClF3, BrF3, IF3, ICl3। इसी प्रकार से अगला है X डैश 5, अर्थात बड़े आकार वाला परमाणु एक तथा छोटे आकार वाले 5 परमाणु यहाँ पर हैं। इस प्रकार से ये सारणी यहाँ से बना रखी है। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहली चीज आती है कि अंतर हैलोजन यौगिक की परिभाषा क्या है, वो लिखवा देते हैं आपको हम। बच्चों परिभाषा देख लीजिए, जब दो भिन्न हैलोजन परमाणु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो अंतर हैलोजन यौगिक प्राप्त होते हैं। बच्चों ये अंतर हैलोजन यौगिक जो है इन्हें हमने कैसे बांट दिया है, इसके हमने देखिए प्रकार देखिए, मैंने अभी भी आपको सारणी में से भी समझाया था बच्चों। X डैश, फिर कौन सा है? X डैश 3, फिर कौन सा है? X डैश 5। ये तीन तो मैंने अभी आपको समझा दिए थे। एक चौथा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं X डैश 7।
अब आपसे पूछ ले बच्चों इनके एक एग्जाम्पल बता दीजिए, तो बच्चों कुछ दिक्कत नहीं है, आप सबके एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे कैसे बता सकते हैं आप। तो मैं आपको सबके एग्जाम्पल बता देती हूँ बच्चों। यहाँ से इसका एग्जाम्पल है ClF, F तो लेना नहीं, F तो सबसे छोटा है। फिर Br को ले लो, FCl Br I, लिख दिए सारे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ClF BrF IF याद करने की दृष्टि से F के साथ बना दो सारे, लेकिन ध्यान रखना एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अब इसके बाद अपन XX-3 की बात करें तो Cl ले लो, फिर वही Br ले लो, और फिर क्या ले लो, I ले लो। ले लिया यहाँ से, देखो यही चीज ली थी, यही मैंने सेम रिपीट कर दी। अब कितने हैं यहाँ से, ये 3 है, तो यहाँ से क्या लगा दिए बच्चों, ये 3 लगा दिए। इसी तरह से अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे संयोजकता का जरूर ध्यान रखिएगा, एक को कितने बना सकता है अपने पास। तो यहाँ से आगे हम लिखे, यहाँ से आप और लिख लीजिए, वही Cl, फिर Br, और फिर ये I, वही F5 और ये F5 लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो बच्चों 7 मत जोड़ देना, क्योंकि 7 हैलोजन जोड़ने के लिए परमाणु का भी बड़ा होना आवश्यक है, अर्थात यहाँ केवल एक ही एग्जाम्पल लिखना IF7, क्योंकि परमाणु भी थोड़ा बड़ा चाहिए, इसलिए यहाँ पर Cl और Br काम नहीं आएंगे, IF7। अब इनकी होती है बच्चों आकृति की बात की, ये कैसी कैसी इनकी आकृतियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से होगा। चलो बच्चों आकृति की बात करते हैं, यहाँ से हम आगे देखेंगे बच्चों। यहाँ से अगर अपन ClF की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, ClF की अगर हम यहाँ से बात करें तो आकृति कैसी होगी, जिस तरह से मैंने आपको बता रखा था वही यहाँ पर तरीका यूज करना है। वर्ग संख्या लीजिए, ठीक है, साथ में ये देखिए कि कितने जुड़ रहे हैं, मतलब Cl केंद्रीय परमाणु हो गया, इसका पता कैसे चला, केंद्रीय कौन है, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है, Cl, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। साथ में लिख दीजिए कितने फ्लोरीन आपके जुड़ रहे हैं, वो मतलब फ्लोरीन की संख्या है, इसमें तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की संख्या नहीं, तो ये होता है बच्चों सिग्मा बंध मतलब एकल बंध से बट्टा कितना कर दो, 2। तो वर्ग संख्या कितनी आती है बच्चों इसकी, 7 होती है, 17 होती है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वर्ग संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बंध कितना है इसका, 1 है, बट्टा कितना कर दिया, 2। कितना आ गया आंसर बच्चों, 4। मैंने आपको संकरण का एक छोटा वीडियो आपको सेंड कर रखे हैं, जहां मैंने आपको पूरा बता रखा है। तो यहाँ इसका संकरण क्या होगा बच्चों, sp3। अब sp3 में कुल कितनी कक्षा के बनी, ये बता दीजिए, sp3 में कुल कितनी कक्षक है, 4 कक्षक हैं, और बंध कितना बन रहा है, केवल 1 बन रहा है बस। तो ज्यादा से ज्यादा यही तो बंध बनेगा, इसके अलावा कोई बंध बन ही नहीं सकता, अर्थात एक ही तो कक्षा काम करी है। बंध कितने बन रहे हैं, 1, इसीलिए जितने बंध बन जाए उतना दिखा दो। 1 तो Bp हो गया, कितना हो गया, 1 Bp हो गया। कक्षक अभी भी कितनी बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी। तो Lp कितने हो गए बच्चों, यहाँ से इसके ये हो गए, इसके 3 Lp यहाँ से हो जाएंगे। देखो यहाँ से ClF3 कैसे सॉल्व करोगे, वैसे मैं सब कुछ बता रखा है आपको बच्चों। यहाँ से कितना है, वही 7, कितने दिख रहे हैं, 3 भाग लगाओ 2 का, कितना आएगा, 5। 5 का मतलब कौन सा है, sp3d। आपको फिर भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों मैंने संकरण के वीडियो बना रखे हैं, आप मेरी चैनल पे इसमें अन्य वीडियो जो है उनमें आप देख सकते हैं। तो ये sp3d बन जाएगा अपना, जो sp3d है यहाँ से, ये जो sp3d है कितनी कक्षा के, 5। कितने बंध बन रहे हैं, 3 ही तो बंध बन रहे हैं। तो ये 5 में से इसको 2 भागों में बांट दिया, बंध कितने बन रहे हैं, 3 बंध है, तो Bp कितने हुए, 3, और Lp कितने हो गए, 2। और आकृति कैसी होती है sp3d की बच्चों, आकृति कुछ इस तरह से होती है। देखो शॉर्ट छोटी सी आकृति बना देती मैं यहाँ से आपको, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है इस तरह से। ये त्रिभुज बनाया, इसके पिरामिड में ऊपर और नीचे, F कितने हैं, 3। सबसे पहले जब भी यहाँ से हमको सिग्मा बंध दिखाने होते हैं, पहले तो बीच में रखा Cl, ऊपर और नीचे दिखा दिए फ्लोरीन, यहाँ पर भी दिखा दिया फ्लोरीन, और जो 2 जगह बच गई ये वाली, ये क्या आ गई, Lp। अर्थात आकृति कैसी होगी बच्चों, टी शेप। बता चुकी हूं पहले से ही मैं आपको ये चीजें। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं कि अपने को आकृति आती है अगर पूछने में, इन सब में बच्चों बताओ कितने बंध बन रहे हैं, इन सब में एक ही तो बन रहा है, तो इसीलिए आकृति इसकी क्या होगी, अगर इस तरह के आ जाते हैं तो आकृति होगी रेखीय। ठीक है, संरचना कैसी होगी, रेखीय। ClF3 की आप याद कर चुके, अभी भी बताई, टी शेप होगी, इन सभी की टी शेप होगी। अब बात आती है इसकी, तो इसकी होगी वर्ग पिरामिडीय। अब कैसी होगी वो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, वर्ग पिरामिडीय। तो यह ध्यान रखिएगा, संकरण भी मैं आपको बता दूं, तो इस वाले में कौन सा होगा, sp3d, और इसका कौन सा होगा, sp3d2। ठीक है, और ये वाला जो अपना आ रहा है ये होता है बच्चों
पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, क्योंकि 7 आ रहे हैं तो sp3d3 संकरण हो जाता है यहाँ पे इसमें। चलिए आगे देखते हैं, आकृति देख लेते हैं एक बार। तो सबका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से हम। CLF तभी बताई दिया मैंने आपको, रेखीय है क्योंकि एक ही बंद है। XX3 की अगर बात हो रही है तो बच्चों CLF3 ये भी बता दिया। पेपर में BRF3 और CLF3 ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ IF5 का, और यहाँ से बता देती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल IF7 का। सबकी आकृति एक जैसी होगी। अगर इस टाइप के आते हैं, अगर इस तरह का है या इस तरह का है या इस तरह का या इस तरह का है, तो ये मैंने एक एक एग्जाम्पल सबका ले लिया है। तो बच्चों देख ले कैसे होगा अपने पास, नोट करते जाइएगा साथ साथ। पेपर में आते हैं सीधा CLF3 की या BRF3 की संरचना बनाइए। मैं आपको और आसान एक आकृति बना के दिखा देती हूँ जिसको आप एग्जाम में बना सकते हैं इजीली। ये देखो, ये Cl रखा, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये तो 3 इसके बंद हुए और ये हुआ इसका 2 LP। तो ये देखो ये T तो बन गया। अगर LP को अगर मैं छोड़ दूं तो ये देखो ये एक सीधी लाइन और एक देखो यही तो स्ट्रक्चर बन रही है, इसको T तो कहेंगे। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ऐसे ही तो दिखेगा ये, तो ये T शेप आकृति हो जाती है। BRF3 में Cl से क्या लगा दोगे, Br। अभी मैंने वैसे ये वाली स्ट्रक्चर भी आपको बता दी, चाहो तो आप ये वाली लिख लो, 1 2 और ये 3, ये F और ये F, यहाँ पर LP और यहाँ M। चाहो तो ये वाली बना दो, चाहे ये वाली बना दो। अब बात आती है बच्चों IF5 की। बच्चों देखें IF5 कैसे बनेगा। IF5 पहले हम निकाल लेते हैं। वही वर्ग 17 में है तो 7 कितने जुड़ रहे हैं, 5, 7 और 5 12/2 बराबर कितना आया, 6। 6 का मतलब sp3d2। तो sp3d2 में 6 में से देखो 5 तो क्या बन गए, बंद, और 1 क्या आ गया, LP। तो 5 तो बन गए बॉन्ड पेयर और 1 क्या बन गया बच्चों यहाँ पर, LP। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। यहाँ से ये बनाया हमने, बीच में किसको रखा, आयोडीन को। ये फ्लोरीन रखे हमने यहाँ से, और एक फ्लोरीन चाहे आप नीचे रख दीजिए चाहे ऊपर। मैंने ऊपर नीचे की तरफ फ्लोरीन रख दिया, ऊपर क्या बना दिया इसका, LP बना दिया। और ये किसकी आकृति बन गई बच्चों, IF5 की, जिसको हम कहते हैं वर्ग पिरामिड। ये तो वर्ग बन गया और नीचे क्या बन जाएगा, इसकी वजह से पिरामिड बन जाएगा। ये पिरामिड बनता कैसे है बच्चों, इस तरह से बनता है ये पिरामिड, इस तरह से बनता है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ इसी को बना देना। ये I, ये 4 F और ये F, और यहाँ पे क्या बना दोगे, LP। IFF लगा देना यहाँ पे F, इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखें अपन IF7। IF7 बच्चों यहाँ पर ये आकृति कैसे बनेगी। बच्चों IF7 देख लीजिए। IF7 में एग्जाम्पल में वही 7वें वर्ग 17वें वर्ग में है तो 7 आ गए इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लोरीन के हो गए, बटा 2 किया, कितना आ गया आंसर, 7। इसका मतलब sp3d3 ये बना हमारा। आकृति कैसे बनेगी, ये पंचभुज बना दिया हमने। ये आयोडीन रख दिया, ये फ्लोरीन रख दिए सारे 5 पे, और एक फ्लोरीन ऊपर रख दीजिए और एक फ्लोरीन नीचे रख दीजिए। तो ये आकृति हो गई आपकी IF7 की। 2 आकृतियां और हैं बच्चों जो आपकी बुक में दी हुई है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। तो ये आकृति है आपकी ICl2 माइनस और ICl4 माइनस, ICl2 माइनस और ICl4 माइनस। ठीक है बच्चों, ICl2 माइनस और ICl4 माइनस। इसमें देखेंगे हम बच्चों। अब यहाँ से इसको कैसे निकालें हम, यहाँ से इसकी आकृति तरीके से देखिएगा। वही 7वें वर्ग में है तो 7, क्लोरीन कितने हैं, 2, लेकिन माइनस भी तो लग रहा है, माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो 7 और 2 और 1 10, भाग लगा 2 का, कितना आया 5। ऐसे ही इसको निकाल लो। आयोडीन कितना है, वही 7वें वर्ग में है तो 7 इलेक्ट्रॉन भाइतम कोश में। क्लोरीन कितने हैं, 4, और ऊपर माइनस लग रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। 7 4 11 और 1 12, 12 में भाग लगा 2 का, कितना आया 6। तो संकरण तो हमें पता चल गया बच्चों। संकरण 5 मतलब sp3d, और इसमें मतलब sp3d2, 3 2 5 और 1 6। अब यहाँ से इसमें आकृति बनेगी कैसे वो समझेंगे हम। यहाँ से हम देख रहे हैं ICl2 कितने हैं, 2 हैं। 2 का मतलब ICl2 माइनस में कितने हैं, 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 तो इसमें हो गए BP, 5 ये रहे और 2 BP हो गए। 2 कैसे बताया मैंने, ये 2 क्लोरीन है ना, इसीलिए 2 BP है, सिंगल बॉन्ड जोड़ेंगे, कितना आ गया। और LP कितने आ गए, 3 LP आ गए। इसी तरह से ICl4 में देखो 6 हैं, 6 में से क्लोरीन कितने हैं, 4,
तो 4 तो क्या हो गए Bp मतलब बॉन्ड पेयर, और बाकी 2 क्या आ गए हमारे पास Lp आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आकृति बना दीजिए इसकी ICl2 माइनस की और ICl4 माइनस की। sp3d के अनुसार मैंने आपको बता रखा है, sp3d में ऐसे बनाओगे, यहाँ से क्या रखा I, ऊपर क्या रखा बच्चों Cl, नीचे क्या रखा Cl, क्योंकि बाकी ये वाली जो जगह होती है वो किसके लिए होती है बच्चों, Lp के लिए, और Lp से आकृति नहीं बनती। यहाँ से आकृति कैसी दिख रही है बच्चों, सीधी दिख रही है। सीधी मतलब आकृति कैसी हो गई बच्चों, यहाँ से इसकी रेखीय, कैसी हो गई रेखीय। अब यहाँ से ICl4 माइनस में sp3d2, इसका मतलब ये बनाना होगा आपको। मैं थोड़ा यहाँ से शॉर्ट में बता रही हूँ। ये I रखा, Lp कितने हैं बच्चों 2, और Bp कितने हैं 4, तो ये 4 तो ये लगा दिए और Lp लगा दिए ऊपर और नीचे, लग गया बच्चों। और इसी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी आकृति कैसी हो जाएगी बच्चों, वर्गीय। कैसी हो जाएगी आकृति बच्चों, वर्गीय। यहाँ से इसकी आकृति हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं हम इसके अंदर, हम क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि I2 और ICl, मतलब एक तो हमने क्वेश्चन देखो यहीं से क्वेश्चन हम लिख दें इसका बच्चों। क्वेश्चन है आपके लिए I2 की तुलना में ICl अधिक क्रियाशील है, क्यों। I2 क्या है, केवल दोनों समान हैलोजन है। ICl में दोनों हैलोजन परमाणु क्या है, अलग अलग है, अर्थात ये तो हैलोजन यौगिक है और ये कैसा यौगिक है, अंतर हैलोजन यौगिक है। ICl क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक। अब आपसे पूछेगा दोनों में से I2 की तुलना में ICl अधिक क्रियाशील है। बच्चों क्रियाशील होने का मतलब आप क्या समझते हैं इसके अंदर, क्योंकि ICl अधिक क्रियाशील है, अर्थात मैं यहाँ से आपको और एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, यहाँ से आप खुद ही आंसर निकाल दोगे। ये I है और ये ICl है, सीधी सी बात है, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो कह रहा है कौन क्रियाशील ज्यादा है, ICl, इसका मतलब ये क्रियाशील ज्यादा है, इसका मतलब ये बंध क्या हो रहा होगा, पहले टूट रहा होगा, और ये बंध कहाँ होगा, देर से टूट रहा होगा, अर्थात ये पहले टूट रहा है तो क्रियाशीलता किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो सीधी सी बात हम क्या कहेंगे कि ICl में क्रियाशीलता इसलिए अधिक है क्योंकि इसका बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल बंध होने के कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक है। चलिए मैं आपको आंसर लिखा देती हूँ बच्चों, आंसर लिख लीजिए। ICl बंध I बंध की तुलना में दुर्बल होने के कारण ICl अधिक क्रियाशील है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वर्ग 17 में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, एक ऐसे अंतर हैलोजन यौगिक का नाम बताइए जो 298 केल्विन पर गैस है। सीधे क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब वैसे गैस हो सकता है 298 केल्विन से नीचे भी गैस हो सकता है, सॉरी ऊपर के तापमान पर गैस हो सकता है, लेकिन ये 298 केल्विन पर ये अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है, गैस होता है। तो इसका नाम है बच्चों ClF। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। एक छोटी छोटी रिएक्शंस और रह गई हैं बच्चों आपके यहाँ पर, हो सकता है पेपर में आ जाए, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रह नहीं जाए इसीलिए मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है ClF के निर्माण की विक्रिया लिखिए या ClF3 के निर्माण की विक्रिया लिखिए। तो इस तरह से अगर पूछ ले तो किस तरह से आप लिखेंगे, ये हमने देखिए ClF2 प्लस F2, तो सीधी सी बात है दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ClF बनेगा, या Cl2 प्लस F2 के निर्माण से क्या बनेगा, ClF3 बनेगा, बन सकता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे कितना टेम्परेचर है बच्चों, यहाँ टेम्परेचर होगा 437 केल्विन और यहाँ होगा 273 केल्विन। इस तरह से पेपर में आपके आ जाए तो लिख देना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये नहीं है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए I2 और Cl2 का पूछ लें कि I और Cl के मिलने से क्या बना, तो आपने क्या बना दिया ICl। इसी तरह से एक और रिएक्शन लिखी और आपने क्या बना दिया, इससे मिलके ICl3। जब रिएक्शन बैलेंसिंग करोगे तो इस चीज़ का आप बिल्कुल बेशक ध्यान ही रखेंगे, आप कहने की आवश्यकता नहीं है भाई 3 क्लोरीन यहाँ से होंगे और यहाँ से इस तरह से होगा। ये दो के पेयर में मैंने आपको बना दिया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ था इसलिए टेम्परेचर के अनुसार बता दिया है बच्चों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हालांकि अंतर हैलोजन यौगिक से नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन वर्ग 17 से जरूर है कि Cl Br I तीनों के हमने पढ़े थे, याद हो, HOCl HOBr HOI HiO3 HOBr HBrO2, लेकिन हमने फ्लोरीन का कोई ऑक्सो अम्ल नहीं पढ़ा था। क्यों, कि फ्लोरीन ऑक्सो अम्ल क्यों नहीं बनाता, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण और छोटा आकार होने के कारण यह ऑक्सो अम्ल बनाने की सामान्य प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करता। तो आप क्या लिखेंगे, फ्लोरीन की
उच्च विद्युत ऋणता तथा छोटे आकार के कारण ये बच्चों आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ऑक्सो अम्ल नहीं बनाता, लेकिन अपवाद स्वरूप, एक अपवाद, क्योंकि केमिस्ट्री बिना अपवादों के बच्चों पूरी कभी नहीं होती, आप खुद जानते हैं। अपवाद क्या है? एक HOF। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्लोरीन के एक ऑक्सो अम्ल का नाम बताइए जो एक बनता है, तो आपसे कहें फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो अम्ल है HOF, और यही क्या बनाता है? इसका नाम है हाइपोफ्लोरस अम्ल, या इसे फ्लोरिक 1 अम्ल भी कहते हैं। तो ये बच्चों यहाँ से ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। मैं नहीं चाहती आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट जाए, इसीलिए आपसे पूछे फ्लोरीन का कोई और एक ऑक्सो अम्ल पता है तो आप ये बता सकते हैं, अपवाद स्वरूप ये बनता है। बच्चों क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है केवल वीडियो से आप पढ़ लें, आप नोट नहीं करें बच्चों, हर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, रिवीजन में आसानी हो जाएगी आपको। UF6 के उत्पादन में प्रयुक्त एक अंतर हैलोजन यौगिक का नाम बताइए। मतलब UF6 का उत्पादन किस अंतर हैलोजन यौगिक से किया जाता है। मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देती हूँ जिससे आपको आसानी से समझने आ जाएगा। ये देखें, यहाँ से U+ClF3 हमने लिख दिया। यहाँ से जब आपस में क्रिया होती है तो बच्चों यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 का निर्माण होता है, और साथ में बाहर निकल जाता है ClF। यहाँ से मैंने वही बात है, रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, रिएक्शन बैलेंसिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती इतनी। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? ClF3। तथा एक और नाम बता दी, हमसे तो एक पूछा था, मैं एक और बता देती हूँ, ClF3 तथा BrF3। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। पूरा लिखना चाहो तो BrF3 ClF3 है, जो कि UF6 के उत्पादन में काम आता है। UF6 का पूरा नाम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो ये होता है बच्चों अपना, और बाकी क्वेश्चंस मैं देख लूंगी, और क्वेश्चन आपके बनते हैं तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मिला है आपका। देखिए यहाँ से मुझे कार्नेलाइट और क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो कार्नेलाइट का जो सूत्र होता है बच्चों, पहले मैं कार्नेलाइट का सूत्र लिख रही हूँ। कार्नेलाइट का सूत्र आप मेरे साथ लिख सकते हैं, KCl.MgCl2.6H2O। क्रायोलाइट का सूत्र यहाँ भी याद कर लीजिए बच्चों, और हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तब वहाँ भी हम इसको याद करेंगे, और चैप्टर का नाम है क्रायोलाइट के सूत्र का Na3LF6। ठीक है, यहाँ ये एल्यूमिना का गलनांक कम करने में काम आता है Al2O3 का, वहाँ भी हम इसको पढ़ेंगे। अभी भी याद कर लीजिए, आसानी हो जाएगी, दोबारा पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आपको वर्ग 17 के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। कोशिश की है कि आपका कोई भी प्रश्न छूट ना जाए और आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिल जाए। जहाँ तक कि आपको 99% कह सकती हूँ, 1% नहीं कह सकती क्वेश्चन क्या बन जाए, लेकिन मैंने आप अपनी तरफ से सभी क्वेश्चन कवर कराने की आपको यहाँ से कोशिश की है। और जो बच्चों यहाँ से आपकी बुक में पीछे के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ से करवाना चाहती हूँ कि आपको यहाँ से H3PO3, PCl3, Ca3P2, Na3PO4 और POF3, इन सभी में आप देख रहे हो कॉमनली हमारे पास फास्फोरस सब में है, P और ये P। इन सभी का ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन सब में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक क्या है। देखो सभी में फास्फोरस है, H3PO3, PCl3, POF3, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपके किताब में पीछे की तरफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देती हूँ। 163 नंबर पेज पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर का क्वेश्चन है पेज नंबर 63 पर। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक निकालना है और अपनी कॉपी में भी कर लेना है आपको ये। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को छोड़िए मत। और आप आशा करती हूँ कि यहाँ P ब्लॉक जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें से एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं छूटे बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास को यही